नाउ वी अगेन स्टार्ट यूनिट नंबर सेकेंड. दिस इज मैकेनिक्स. बेटा कल भी मैंने आप लोगों को बताया था ये मैकेनिक्स जो चैप्टर है 9 और 11 दोनों के लिए बेसिक चैप्टर है, तो इसलिए उसके ऊपर फोकस करना है बेटा दोनों क्लासेस को 9th और 11th में. तो ये वीडियो मैं दोनों के लिए बना रहा हूँ, तो दोनों इस चीज़ पर ध्यान दें. 9th और 11th क्लास की बेसिक्स बातें कौन कौन सी हैं. जिस तरह कल हमने बात की बेटा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ऐसे हमने बात की बेटा किसके बारे में, हमने बात की बेटा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि 9th क्लास में नहीं होता लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए जरूरी है बेटा. सिमिलरली हमने बात की बेटा मोशन के टाइप के बारे में. जैसे आपने पढ़ा बेटा कौन सा मोशन था आपका, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन. बेटा एक बात और भी इसके बारे में जानने की है, वो भी आज की वीडियो में अपने को पता लगेगा कि रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन को और क्या क्या हम बोल सकते हैं बेटा. ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना. रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन को और क्या बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वैसे एक्चुअल में अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो ये क्या होते हैं, दीज आर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये क्या होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई, जिनका यूज करते हैं बेटा क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए. किसको आइडेंटिफाई करना है, पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है. किसकी पोजीशन को, वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करना है. किसकी वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है. किसके एक्सेलरेशन को. तो ये सारी बातें आइडेंटिफाई करने के लिए जिन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करते हैं बेटा उनको बोला जाता है बेटा क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर हम जनरली बात करें, ये अपने पास एक एक्स एक्सिस रहता है, ये एक्स एक्सिस का स्केल है. यहाँ x 0 है, यहाँ x मान लो 16 सेंटीमीटर और बीच में हमने क्या करना है, इसके स्केल है. अगर मान लो उसने कहा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो हम बेटा काउंट कर लेंगे और हम बता सकते हैं इजीली कि वो 4.2 सेंटीमीटर पर. सपोज के मैंने एक एग्जांपल लिया, तो ये क्या है बेटा एक्स एक्सिस के लोग हम उसकी पोजीशन को बता सकते हैं. ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट बेटा आपका क्या आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए, इन दोनों के बीच में आ जाए, y और x एक्सिस. बेटा आपने ग्राफ बहुत बनाएंगे, मैथ के अंदर बनाएंगे ग्राफ. ग्राफ में भी क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट होता है और y कोऑर्डिनेट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट मान लो इस पोजीशन पर है तो यानी वो x में भी है और किसमें बेटा, y में भी है. ठीक है, अगर मान लो ये ग्राफ किसके बीच में बनता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी. अगर ये ग्राफ किसके बीच में बनता है बेटा, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस इज एक्सेलरेशन. तो बेटा ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा फाइंड आउट करने के लिए ये किस किस के बीच का एक्सप्लेनेशन है बेटा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. ठीक है ना बेटा, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के कैसे चेंज होगी बेटा. एक होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, वेलोसिटी या स्पीड को. ठीक है ना, तो इस चीज पे फोकस करना कि पहले अपने पास एक कोऑर्डिनेट था लेकिन अब ऑब्जेक्ट दोनों कोऑर्डिनेट के अंदर है, इस वजह से हम कह सकते हैं देयर आर टू कोऑर्डिनेट. तो बेटा जो आपका रेक्टिलिनियर मोशन था उसको वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि अपने पास कितने कोऑर्डिनेट है, अपने पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है. ठीक है, और वो कितने सकते हैं बेटा, एक मोशन होता है जिसे हम बोलते हैं 3D, जिसमें जेड एक्सिस दिया है. मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर स्पेस में मैं मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल मैंने लटका रखा है, तो इस पार्टिकल की एक्स में पोजीशन कितनी है, वाई में कितनी है और जेड में कितनी है बेटा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसे क्या लिख देते हैं, एक्स वाई जेड. तो ये तीनों कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दीज आर कोऑर्डिनेट सिस्टम. और ये मोशन कैसा आ गया, 3D मोशन आ गया. यानी अपने पास टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और फर्स्ट मोशन के अंदर कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट में है, ए. तो व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाइड टू यूज दी क्या बेटा, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट. 3 कोऑर्डिनेट में जब एक ही कोऑर्डिनेट बेटा क्या करे, आइडेंटिफाई करे पोजीशन को, तो क्या कहलाता है बेटा, वन डायमेंशनल मोशन. जैसे आपने एग्जांपल के लिए पढ़ा रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है बेटा, ऐसे बेटा अगर ऑब्जेक्ट किसी मोशन सर्कुलर मोशन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है बेटा, पार्टिकल यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, फिर यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया,
तो इस पोर्शन में भी 2 कोऑर्डिनेट है, इस पोर्शन में भी 2 कोऑर्डिनेट है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, दिस इज xy और दिस इज xy। तो इस तरह के मोशन को क्या नाम देते हैं बेटा, 2D मोशन, बिकॉज देयर आर 2 कोऑर्डिनेट used to identify the position of an object out of 3 कोऑर्डिनेट। जब 2 कोऑर्डिनेट बेटा यूज किए जाए क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी पोजीशन, किसकी ऑब्जेक्ट की बेटा, ठीक है। तो उसे बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, जैसे सर्कुलेटरी एंड रोटेटरी मोशन बेटा, ठीक है। तो एक मोशन क्या था आपका 1 डायमेंशनल, जिसको हमने क्या बोला, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी। एक मोशन आगे बेटा अपना कौन सा, सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर बेटा 2 कोऑर्डिनेट यूज होते हैं क्या करने के लिए, पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो होता है 2D मोशन जो हमने सर्कुलेटरी और रोटेटरी को कहा है। एक होता है 3D मोशन, जैसे पेंडुलम, हमने ऐसे लटका रखा है, तो पेंडुलम लटकेगा तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा। तो इसका मतलब हम उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। या फिर हम बात करें बेटा, ये आपकी एक पतंग है बेटा, ठीक है, जो क्या कर रही है बेटा, हवा में उड़ रही है बेटा, ठीक है, ठीक है, ये हवा में उड़ रही है बेटा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा। तो उन 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए बेटा हम यूज करते हैं इसको 3D सिस्टम को, मतलब 3 डायमेंशनल सिस्टम को। तो बेसिक बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1 डायमेंशनल कौन सा होता है, 2 डायमेंशनल कौन सा होता है और 3 डायमेंशनल कौन सा होता है, ठीक है बेटा। एरोप्लेन ही बेटा, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, बॉल को आपने ऊपर फेंका, तो ये सारे मोशन क्या है आपके 3D मोशन है, ठीक है बेटा। पंछी उड़ता है बेटा, ठीक है, तो मोशन भी कैसा है, 3D मोशन, ठीक है। बर्ड्स में फ्लाई करते हैं, तो इनको बोला जाता है बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये 2 होते हैं, एक होता है इनर्शियल और एक क्या होता है बेटा, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब, इनर्शियल मतलब जो न्यूटन्स लॉ को क्या करे बेटा, ओबे करे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ आप जानते हैं ना, न्यूटन आपने इसमें पढ़ा भी था 9th क्लास के अंदर, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। नहीं पढ़ा तो फिर भी ध्यान दे लो बेटा। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक आप उसके ऊपर क्या नहीं अप्लाई करते, मोशन, फोर्स अप्लाई नहीं करते। एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, कब तक मोशन में रहेगा, जब तक आप उसके ऊपर क्या नहीं अप्लाई करते बेटा, फोर्स अप्लाई नहीं करते, उसको रोकने के लिए बेटा, ठीक है ना। तो यानी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट when there no force is applied, this is Newton first law। तो जो न्यूटन्स लॉ को ओबे करें उनको बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो बेटा न्यूटन्स लॉ को ओबे ना करे उसको क्या बोला जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बेटा। तो ये है अपने सामने कुछ बेसिक बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहली बार, जो 9th और 11th दोनों के अंदर है बेटा, वो चीज़ क्या है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट। ठीक बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम टर्म है बेटा, बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है बेटा, एक्चुअल पाथ। कैसा पाथ है बेटा, ये एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पोजीशन। जिस तरह अपने पास ए से बी पोजीशन है, ये एक तरह का पाथ है बेटा, ए से एक ये पोजीशन है बी, एक ये तरह का पाथ है बेटा, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये पाथ है, ए से मैं मूव करते हुए कहाँ पर बेटा, बी पर, ठीक है, एक ये बात। तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पोजीशन या 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में जो पाथ ट्रेवल किया किसने बेटा, ऑब्जेक्ट ने, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, दिस इज डिस्टेंस, जिसको हम मेजर करते हैं बेटा किसके अंदर, मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा, ठीक है। किलोमीटर भी आ जाता है उसके अंदर, साइज। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लेटर एल का यूज करते हैं, ठीक है। डायमेंशन के 3 लेटर आते हैं, एम एल टी, तो एक लेटर हम यूज करते हैं कौन सा बेटा, एल। 9th क्लास में डायमेंशन फार्मूला नहीं है तो उसको यहीं तक छोड़ दीजिए, ठीक है। उसको सिर्फ कितना पढ़ेंगे, मीटर और सेंटीमीटर। अब आता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअल पाथ। ये क्या होता है बेटा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय, सॉरी दिस इज द इमेजिनरी पाथ। हम डिस्टेंस की बात करने लगे दोबारा से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज इमेजिनरी पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है या इमेजिनरी पाथ है फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए से बी के बीच में तो बेटा सेम, मतलब यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के
भी क्या है, इक्वल है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन है ना। अब बेटा इसमें देखो आप ए से बी ऐसे गए, क्या ए से बी हम ऐसे भी जा सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट पाथ बेटा। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है बेटा डिस्टेंस एक ही केस में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हुआ। बाकी केसेस में आपने क्या देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, अलग अलग टर्म है, ठीक है ना बेटा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग टर्म है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा, एल मतलब लेंथ, तो लेंथ से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक टर्म हो रहेगी छोटी सी, वो टर्म क्या है बेटा, व्हाट डू मीन बाय वेक्टर एंड व्हाट डू मीन बाय स्केलर। वैसे तो इसका एक बड़ा चैप्टर है अपने पास, ठीक है, लेकिन अपने पास जो शॉर्ट फॉर्म है उसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की बेटा डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं, जिस चीज का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर मींस दिस क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन भी हो और क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना पाथ है। मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर कह दिया, ये तो मैंने क्या कह दिया, इसका मैग्नीट्यूड है। स्केलर में क्या हो जाएगा, है ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस बेटा यहाँ हम डायरेक्शन दे देते हैं और यहाँ हम कोई भी डायरेक्शन नहीं देते, या दो से ज्यादा डायरेक्शन देते हैं, इधर भी दे देते हैं बेटा और इधर भी दे देते हैं। जब एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती बेटा, तब उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज स्केलर। मैग्नीट्यूड दोनों में होता है, वेक्टर क्वांटिटी में भी मैग्नीट्यूड होता है और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस बेटा डायरेक्शन में जाता है। इसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर है, तो क्या आप बता सकते हैं बेटा। अगर फर्स्ट केस में देखें तो अपने को पता लगेगा कि डिस्टेंस का क्या है बेटा, कोई भी फिक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की देखो बेटा फिक्स डायरेक्शन। डिस्टेंस में क्या है, कभी नीचे गया, फिर कभी स्ट्रेट हुआ, फिर कभी ऊपर हो गया बेटा। तो डिस्टेंस के अंदर यहाँ भी क्या नहीं है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं, बट यहाँ पर क्या है बेटा, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। इसका मतलब अगर हम डिस्टेंस की बात करें दिस इज स्केलर, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें दिस इज वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक डिफरेंस आपने बता ही दिया, क्या बताया बेटा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर टर्म है और जो डिस्टेंस होता है वो क्या है बेटा, स्केलर टर्म। एक डिफरेंस आपने बताया। दूसरा डिफरेंस क्या है बेटा, ये क्या है, एक्चुअल पाथ और ये क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ। दिस इज द सेकंड डिफरेंस, दिस इज एक्चुअल पाथ एंड दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ। थर्ड डिफरेंस क्या है बेटा, इट हैज यूनिक वैल्यू, यूनिक डिस्प्लेसमेंट की यूनिक वैल्यू होगी बेटा, मतलब एक ही वैल्यू होगी, है ना। लेकिन डिस्टेंस की क्या है बेटा, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये हो सकता है 5 सेंटीमीटर, ये हो सकता है 10 सेंटीमीटर, ये फिर से 6-7 सेंटीमीटर, तो अलग अलग वैल्यू है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, यूनिक वैल्यू होती है बेटा। तो डिस्टेंस की क्या हो सकते हैं बेटा, मैनी वैल्यू हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है बेटा, यूनिक वैल्यू होती है। अच्छा, जो डिस्टेंस है ना वो आपको बताएगा टाइप ऑफ पाथ कैसा है। भाई पाथ जिगजैग है क्या, पाथ सर्कुलर है क्या, ये हमें कहां से पता लगता है, डिस्टेंस से पता लगता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर केस में क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अपने को पाथ के बारे में नहीं बताता, ठीक है ना बेटा। एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जिसमें ये आपके पास एक कंसेप्ट है, ठीक है। ए बॉडी पहले बी पॉइंट पे जाती है, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर वापस ए पर आती है। तो इसने कहा ए टू डी का डिस्टेंस बताओ, ए से बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट कैसे गया है, डिस्टेंस मतलब क्या है बेटा, ये 1 क्वाड्रेंट ऑफ द क्या है, सर्कल, ठीक है ना बेटा। सर्कल के 4 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट क्या है बेटा, ए से बी है। तो मतलब अगर सर्कल की पूरी लेंथ की बात की जाए, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, आपको अगर पढ़ा है बेटा 2 पाई r,
ठीक है, और ये इसका कौन सा पार्ट है बेटा, फोर्थ पार्ट है, और इसे क्या कर दिया आपने इंटीग्रल, तो आपका एक पार्ट कितना आ गया बेटा, पाई आर बाय 2। दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, आर क्या कहना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ, ए से भी शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यहां आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बेटा। AB का स्क्वायर क्या होगा बेटा, AB का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AB कितना आ जाएगा बेटा, 2r स्क्वायर, उसका क्या बेटा, रूट, तो ये आ जाएगा रूट 2। ठीक है बेटा, अगर वो पूछे फाइंड A to C, अब उसमें आपसे पूछ लिया A से C बताओ, तो A से C कैसे बताओगे बेटा, आपके पास एक डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का कितना है, पाई आर बाय 2, दूसरा भी कितना है बेटा, पाई आर बाय 2, है ना, दूसरा भी कितना होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होगा, मतलब यहां से यहां तक क्या होगा बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें बताओ, वो हो जाएगा r प्लस r कितना बेटा, 2r। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहे नहीं भाई A से B बताओ, मतलब ऐसे घूमकर वो ऐसे आ गया, तो बेटा कितने पार्ट हो गए, एक पार्ट मिल जाएगा, पाई आर बाय क्या बेटा 2, तो 3 पाई आर बाय क्या बेटा 2, यानी 1.5 r, पाई 1.5 पाई आर। ठीक है बेटा, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये होगा ना, तो ये कितना आएगा बेटा, ये फिर से ये आ जाएगा बेटा, बस इस बार क्या लिख दोगे, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। अगर वो आपसे A से A पूछ ले, अगर वो आपसे A से पूछ ले तो डिस्टेंस तो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा बेटा, जी। तो बेटा इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं।